3.10.10 के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बुक से हटके कराएंगे। 3.10.10 ओके। आप देखोगे इसमें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4, ये वैल्यू दे रखी है, और 0 कंडीशन है जेड नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ कंडीशन है जेड इक्वल टू 0 ओके। इसके द्वारा परिभाषित फलन जेड बराबर 0 पर विश्लेषित नहीं है, जबकि कौशी रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट करता है। यानी जेड बराबर 0 पर विश्लेषित तो नहीं है, जेड बराबर 0 पर विश्लेषक नहीं है, किंतु कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। एक मैसेज हो रहा है, सभी स्टूडेंट अपने समीकरण आज तो इसमें जेड बराबर 0 पर विश्लेषक नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करना पड़ेगा और अवकलनीयता सिद्ध करनी पड़ेगी, और वो भी केवल और केवल मूल बिंदु पर। तो देखिए, मूल बिंदु जेड बराबर 0 पर, मूल बिंदु जेड बराबर 0 पर, और जब जेड बराबर 0 पर हम निकालेंगे वैल्यू यहाँ u प्लस आयोटा वी, u प्लस आयोटा वी, और u प्लस आयोटा वी जो होता है ना, उसमें आयोटा के साथ में जो v होता है, तो उसे हम v को कहते हैं काल्पनिक भाग और u को कहते हैं वास्तविक भाग। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू, ये जो डेल u अपॉन डेल x बनता है ना, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां लिख दोगे आप ux0 माइनस u00 अपॉन में x ओके। इस एक भाग को समझ लो, सभी क्या है सेम आएंगे, सभी जो वैल्यू होंगी ना वो क्या है सेम रहेंगी। इस एक भाग को देखोगे आप, तो यहाँ ux0 का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ux0, यहाँ ux0 का मतलब है इसमें जो z है ना, z देखिए 0 0 पे क्या है, 0 0 पर फलन का मान 0 है, अपॉन में x है, 0 0 पर 0 है ओके। आप देखोगे ux0 का मतलब है e की पावर, देखिए यहाँ e की पावर माइनस जेड की पावर -4, इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा y की पावर -4 ओके। आप देखोगे यहाँ कि इसमें e की पावर माइनस, आपको पता है यहाँ ux0 करना है, x y की जगह 0 रहा ना, तो यहाँ y की जगह 0 करोगे, तो ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 0 की पावर -4, मतलब e की पावर माइनस एक्स की पावर -4, मतलब 1 अपॉन e की पावर x की पावर -4, इतना लिख सकते हैं। क्योंकि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, e की पावर माइनस एक्स की पावर जो -4 है ना, -4 को 1/x की पावर 4 लिख सकते हो, और इसको फिर अपॉन में ला सकते हो, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 4 ओके। डिटेल में आपको इधर समझा दिया, यहाँ हम सीधे लिख रहे हैं ठीक। यहाँ आप लिखोगे e की पावर माइनस जेड की पावर -4 है ना, मतलब ux0 क्यों बन रहा है, ये देखिए आपने यहाँ e की पावर माइनस जेड की पावर -4, जिसको कि x प्लस आयोटा y की पावर -4 रखा। अब ux0 यानी x की जगह x रखो, y की जगह 0 किया, तो आप देखो यहाँ कोई भी आयोटा वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि f ऑफ z इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4
इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी होता है ना, आयोटा वी। तो यहाँ जो वी होता है ना, वी वो है आयोटा के साथ वाली टर्म होती है। तो आप देखो यहाँ आयोटा कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वी वाली जो वैल्यू है ना, वी वी तो आप ऐसे समझो जीरो आयोटा लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ जो u की वैल्यू है ना वो है 1/e की पावर, यहाँ जो u की वैल्यू है ना वो है 1/e की पावर। कर दिया, कोई रिप्लाई था क्या? यहाँ जो u की वैल्यू है ना वो बनी अपने पास 1/e की पावर 1/x4। ओके, अब देखो इसमें कि ये u की वैल्यू हो गई, क्योंकि u होता है बिना आयोटा वाला और आयोटा के साथ होता है वो v होता है, तो आप समझ जाएंगे कि v की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप इतना लिखो या इतना लिखो, बात एक ही है, यानी e की पावर माइनस एक्स की पावर -4, और ये बाद में है माइनस का 0, u 0 0 का मतलब 0। आप देखोगे यहाँ कि ये लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर नेगेटिव में है, आप अपॉन में ला सकते हो, ऊपर क्या है इसमें से 0 घटाओगे तो ये टर्म ही बचेगी। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, e की पावर जो बनी हुई है -4, इसको आप 1/x पे पावर 4 कर सकते हैं और अपॉन में x, लिमिट x टेंस टू 0 1/x, e की पावर को अपॉन में लाओगे तो e की पावर यह टर्म बनेगी अपनी, माइनस है ना तो इसको अपॉन में ला सकते हैं 1/x की पावर 4। आपको पता है कि e की पावर x का जो प्रसार होता है, e की पावर जो x है इसका प्रसार बनता है 1 + x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ / 3 ओके, तो इसको लिख दोगे आप यहाँ 1 + x यानी 1/x4 प्लस यहाँ बनेगा 1/x की पावर, देखो x² करोगे, छोड़ो आगे की टर्म्स को, फाइनल जो वैल्यू बनेगी इसकी आप देखेंगे x से अगर गुणा करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, x का जैसे ही गुणा करोगे तो x + 1/x³ प्लस ये बनेगी। ओके, अब यहाँ देखिए आप x की जगह क्या करोगे, आप 0 लिखोगे, x की जगह क्या करना है आपको, इसमें 0 रखना है, और जैसे ही 0 रखोगे और सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इसमें implies del u अपॉन del x इक्वल टू, जैसे ही आप 0 लिखोगे ये 0 बनेगा, यहाँ 0 लिखोगे तो 1/0 अनंत बनेगा, और अनंत में 0 जोड़ो अनंत, अनंत का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा, ये 0 बनेगा, बराबर में 0। अब बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कंफर्म कराएं फर्स्ट। बोलिए। देखिए कल की कोई क्लास नहीं हुई थी, आज पहली क्लास है दीपावली के बाद की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब है लिमिट वाई टेंस टू 0, और यहाँ u0 y माइनस u0 0 अपॉन में y। ओके, लिमिट y टेंस टू 0 1/y, इसको तो यहाँ रख दिया, 0y का मतलब है u0y का मतलब है, अभी अभी बताया ना आपको कि आप इसको लिख सकते हो e की पावर f ऑफ z की जगह e की पावर -z की पावर -4 है, और आप इसको लिख सकते हो e की पावर -x प्लस आयोटा y की पावर -4। आप देखोगे u0y का मतलब होता है x की जगह 0,
x की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस 0 प्लस आयोटा बाई की पावर -4। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, इसको इस -4 की वजह से लिख सकते हैं माइनस में 1 आयोटा बाई की पावर 4। अब देखो ये बना e की पावर -1 आयोटा की घात 4 1 होता है और बटे में भाई बाई 4 है ये, तो e की पावर -1/4 है। यहाँ आप लिख सकते हो e की पावर -1/4 और माइनस का u 0 का मतलब है 0। z बराबर 0 पे u हो चाहे v हो, दोनों ही क्या है 0 हैं। तो आप देखोगे इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर ये टर्म ही बचेगी और इसको भी अपॉन में ला सकते हैं, यानी लिमिट बाई टेंस टू 0 बाई e की पावर 1/4। फाइनली वैल्यू ये और ये दोनों सेम है, बस यहाँ x है वहाँ y है, तो पहले भी ये टर्म 0 आई थी तो इसका मतलब ये भी टर्म 0 रहेगी। ओके, ऐसे ही आप b के लिए करोगे इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये 0 बनेगा। ओके, क्या बनेगा ये 0। तो ये जो टोटल टर्म है वो 0 रहेगी और जैसे ही अगर 0 रहेगी तो इसमें आप अवकलनीयता और चेक कर लेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये विश्लेषक होगा या नहीं होगा। ठीक, अभी आपने कौशी रीमान समीकरण को तो संतुष्ट कर दिया, आप लिख सकते हो अतः कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट है। पहले आप इसका सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें केवल और केवल अवकलनीयता और चेक करनी है। अवकलनीयता चेक करने के लिए कोई पथ लेकर के चलेंगे। सबसे सरल पथ आप जानते हैं, y बराबर mx में m बराबर 1 रख दिया जाए तो प्राप्त होता है y बराबर x। दोबारा सुन लें, मूल बिंदु से जाने वाले जो पथ का समीकरण होता है वो y बराबर mx होता है, और y बराबर mx मूल बिंदु से जाने वाले पथ का जो समीकरण होता है वो y बराबर mx होता है, और इसमें भी अगर x की m की वैल्यू 1 रख दी जाए तो ये सबसे सरल पथ होता है y बराबर x। ओके, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे और अवकलनीयता चेक करेंगे। देखिए ये क्या है, कौशी रीमान समीकरणों को तो संतुष्ट करता है किंतु अवकलनीय नहीं होता है। कारण क्या है कि मतलब अवकलनीय नहीं होता है। अब अवकलनीय नहीं होता है का मतलब है कि ये परिभाषित नहीं हो पाता, यानी एफ डैश जेड निकालते हैं तो एफ डैश जेड की वैल्यू है ना वो अनंत बनती है, इसीलिए क्या है ये अवकलनीय नहीं होता। अब देखिए यहाँ हम एफ डैश जेड निकालने की कोशिश करेंगे। अब फंक्शन आपके लिए दे रखा है इसमें। ओके, अब पथ y इक्वल टू एक्स लेने पर देखिए हम मूल बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, हम मूल बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। ओके, तो मूल बिंदु पर कोई पथ y इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ z है ना या z पे घात 4 इसको लेके चले तथा z की पावर 4 हम करना क्या चाह रहे हैं, इस फलन f ऑफ z को बनाना चाह रहे हैं, मतलब यही टर्म बनाना चाह रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, जो y बराबर mx होती है ना उसमें y बराबर x लेकर के चल रहे हैं, y की जगह x रखना है। तो आप जानते हैं z की पावर 4, यहाँ जो z की पावर 4 है ना इसको लेके चलेंगे, बाद में इसका
इनवर्स भी करना है जिससे कि जेड की पावर -4 बन जाए। तो ये सब प्रक्रिया हम रिपीट कर रहे हैं। आप देखोगे यहाँ जेड की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा बाई इसकी पावर 4, तो यहाँ x प्लस आयोटा बाई की जगह x लिखोगे तो आयोटा x की पावर 4, यहाँ से x कॉमन लें तो x की पावर 4 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 बचेगी। अच्छा देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 4 का मतलब आप समझेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ओके, अब 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर है ना, इसको ओपन करें तो ये बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा और फिर आयोटा का वर्ग -1, तो 1 से 1 कैंसिल। अब ये 2 आयोटा का वर्ग 2 का वर्ग 4 और आयोटा का वर्ग करोगे तो -1 यानी माइनस का 4 बचेगा। ओके, ये जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी -4 और ये है x पे घात 4। अब ये z की घात क्या है, 4 है और हमें चाहिए z की घात -4। -4 बोले तो 1/Z4, इसका क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसका करोगे तो ये आएगा 1/-4x4। ओके, अब देखोगे कि इस पे भी इसका भी माइनस लेना, ये माइनस इधर ले आओ या माइनस से गुणा कर दो, -z की पावर -4 इज इक्वल टू 1/4x4। दोनों साइड में e ले लीजिए, e यहाँ है ना, e देखो -z की पावर -4 है ऊपर, e और लें दोनों साइड में, e की पावर -z की पावर -4 इज इक्वल टू e की पावर 1/4x4। तो इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ z। क्या लिख सकते हो इसको आप, फंक्शन ऑफ z। ओके, implies that f of z is equal to e की पावर z की पावर -4, क्योंकि e की पावर -z की पावर -4 को आप f ऑफ z कह रहे हैं क्योंकि ये f ऑफ z की ही वैल्यू है, तो ये इक्वल है 1/4x4 की, e की पावर 1/4x4 के इक्वल है। ओके, ये वैल्यू रही अपने पास e की पावर 1/4x4। अब देखिए हम मूल बिंदु 0 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, अवकलनीयता की जांच। तो आप समझोगे इसमें कि अब z इज इक्वल टू 0 पर f-0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, आपको पता है आप पथ लेकर के चल रहे हैं y इज इक्वल टू x, तो इसका ध्यान रखना है। तो ये बनेगा f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z माइनस 0, क्योंकि आप y इक्वल टू x लेकर के चल रहे हैं पथ, तो यहाँ z टेंस टू 0 का मतलब होता है, z टेंस टू 0 का मतलब है z बराबर x प्लस आयोटा y टेंस टू 0 और y इक्वल टू क्या रखना है आपको, x। तो इसका मतलब रहा x प्लस एक्स आयोटा टेंस टू 0 और इसका मतलब रहा x कॉमन लिया तो 1 प्लस आयोटा टेंस टू 0, 1 प्लस आयोटा 0 में निकल गया तो x टेंस टू 0। ठीक, तो यानी इसको लिखोगे आप x टेंस टू 0। f ऑफ z की जो वैल्यू है y बराबर x पर वो है e की पावर 1/4x4 माइनस f ऑफ 0 का मान आप देखेंगे, मतलब मूल बिंदु पर फलन का मान 0 है, बटे में z की जगह x प्लस आयोटा y, लेकिन y बराबर क्या है mx, पथ y इज इक्वल टू x। ओके, लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा यहाँ e की पावर 1/4x4 माइनस e की ये 0 है उसको छोड़ सकते हैं अपॉन में x प्लस आयोटा y की जगह x ही लिख दिया, आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू 1 प्लस आयोटा, x को कॉमन लिया, ये बना e की पावर 1/4x4। अब आप इसमें लिमिट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रसार करेंगे, प्रसार करोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, नहीं आ रहा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 1/1 प्लस आयोटा इंटू इस x को हमने यहाँ लिख दिया, e की पावर x का प्रसार जो होता है 1 प्लस एक्स यानी 1/4x4
और भी टर्म्स होंगी। अब आप देखिए कि यहाँ जीरो रखोगे ना, 1/0 अनंत होगा, ठीक है ना। क्या बनेगा यहाँ, 1/0 अनंत बनेगा, यहाँ भी 1/0 अनंत होगा, यानी टोटल वैल्यू क्या आएगी, अनंत आएगा। फाइनल जब वैल्यू निकालोगे वो क्या आई, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आई, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आई ना, इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, परिमित मान नहीं है, और परिमित नहीं है का मतलब है परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा अर्थात अवकलनीय नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अद्वितीय नहीं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये मान परिमित नहीं है, अर्थात सीधे लिखो ना आप, तब एफ ऑफ जेड, जेड इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। अगर ये अवकलनीय नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि विश्लेषक नहीं होगा, तब एफ ऑफ जेड विश्लेषक नहीं है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे। कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। अच्छा, आप सभी स्टूडेंट अब क्लास को रीजन करेंगे।